Hello guys and welcome to Skydynamics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav और we are going to discuss chapter number first of commerce. कॉमर्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आईएससी बोर्ड के क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या कि बिजनेस का इन्वायरमेंट किस तरीके से होना चाहिए, क्या माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, क्या मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, उन सारी चीज़ों को एक एक कर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो होगा बिजनेस एनवायरनमेंट पर और आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ के। आई होप सो आप लोग इकोनॉमिक्स का जो भी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड अभी तक अपलोड किया गया वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता है तो आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके आईएससी बोर्ड क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स के दोनों चैप्टर्स फर्स्ट और सेकंड हो गए हैं, उनको जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट पार्ट है तो हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नए सिरे से कॉमर्स के लिए जो आईएससी बोर्ड के लिए है। ठीक है, आईएससी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा था, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। तो आज हम लोग क्या कि कॉमर्स का जो एस चांद बुक से है, एस चांद बुक से पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 12th के लिए वो आज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है स्काइनॉमिक्स, ये हमारा वेबसाइट है और ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग को पूरे प्रॉपर तरीके से अच्छे से पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यहाँ पर मैसेज कर कर मांग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आज का चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। ठीक है, ये मेन टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो एक बात समझो कि आप लोग क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। स्टडी के लिए क्या चाहिए? अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, मान लो कि शोर शराबा हो रहा है या फिर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या कि आप लोगों का इन्वायरमेंट उस तरीके से नहीं मिला है। सेम उसी तरीके से क्या होता है कि एक बिजनेस कोई भी बंदा कर रहा है, मान लो ये बंदा क्या कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है, कि पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है कोई फैक्ट्री का, फैक्ट्री में या फैक्ट्री का बिजनेस कर रहा है, फैक्ट्री में किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है? बिस्किट का। मान लो कि अगर इसको इससे बिजनेस करना है सही तरीके से, तो क्या होगा कि इसके बिजनेस के इन्वायरमेंट या आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट है वो ठीक होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट किस तरीके से मेंटेन रखना होगा या किस तरीके से जो इन्वायरमेंट होता है दो तरीके का, खास करके माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट, कि दोनों हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रो और मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। उन सारी चीज़ों को एक एक समझेंगे। शुरुआत करते हैं। तो एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जो भी सारे बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, इंटरप्राइजेज का मतलब क्या? जो भी बिजनेस कंपनीज हैं वो क्या है कि एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि एक सोसाइटी को एक साथ लाने का काम कर रहा है, जॉब दे रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है। तो वो एक क्या कर रहा है कि एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी बन गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में ये मेन है। ऊपर पढ़ लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस लाई आउटसाइड ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस बट मे इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। की जो भी सारे बिजनेस हैं, जो जिनका टोटल वैल्यू या टोटल सम जितना भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? बिजनेस इन्वायरमेंट। की जो भी चीज़ें जो एक बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस कोई भी चला रहा है, अगर उसे कोई भी एक किसी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट। कि ठीक है, चाहे वो अच्छा इम्पैक्ट हो या खराब इम्पैक्ट। अगर खराब इम्पैक्ट होगा तो नेगेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर अच्छा हो रहा है तो पॉजिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आई थिंक सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में क्लियर होगा। रॉबिन्स जी ने बिजनेस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन देते हुए बोला है कि इट इज अ कंपोजिशन ऑफ दोज फोर्स विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा फोर्स है जो कि क्या करता है? कोई भी बिजनेस के इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है या उनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बुरा होगा वो किस पर डिपेंड करता है? कि उस बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है। क्लियर? ठीक है, तो अगर कोई लड़का है, अगर वो सही तरीके से, या लड़की है, अगर सही तरीके से उसे इन्वायरमेंट मिल रहा है स्टडी का तो वो अच्छा करेगा।
अगर नहीं मिल रहा है तो अच्छा नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी एंगल के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए। तो ये बिजनेस के रिस्पेक्टिव में बात हो रहा है, रॉबिन्स के ये डेफिनेशन थे। मेन फीचर्स क्या है भाई, मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एक एक कर हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है कि टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज या टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब क्या बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा सारे चीज़ों का एक मिलन है या एक मिक्सचर है इन अ नेचर, बिकॉज इट इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर एंड एक्सटर्नल टू द बिजनेस इंटरप्राइज, कि जो भी सारे फैक्टर हैं चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल, सब तरीके का एक्सटर्नल फोर्स या टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आता है। सेकंड क्या है, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल भी फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है कि जनरल फोर्सेस सच एज इकोनॉमिक इशूज क्या है, सोशल प्रॉब्लम क्या है, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, लीगल कैसा है और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब सारे इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस को, है कि नहीं। और स्पेसिफिक फोर्स मतलब मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर फोर्स किसी ने इल्जाम लगा दिया या आप लीगल कोई केस में फंस गए हो, तो वो सारा क्या है, स्पेसिफिक फोर्स है। जनरल फोर्स की मतलब ऐसा फोर्स जो सारे ऑल बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा हो, ऑल बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा हो। तो जैसे कोई इकोनॉमिक अगर डिस्पैरिटी आ गया या मान लो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया था एक, अगर मान लो कि महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो वो सारे बिजनेस के लिए इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई, तो वो सारे बिजनेस को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। फिर इंटर रिलेटेडनेस, मतलब क्या, इंटर रिलेटेड रहता है वो एक दूसरे से, मतलब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने बताया है, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ अ हेल्थ केयर हैज लेड अ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ हेल्थ फूड और हेल्थ रिजॉर्ट या फिर बोला जाए जिम। तो ये सब सारा क्या है कि इंटर एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो एक दूसरे से रिलेट होता है, कि अगर ये चेंज हो रहा है, अवेयरनेस जैसे फैल रहा है, अवेयरनेस हो रहा है कि भाई हेल्दी कैसे रहना है, क्योंकि आजकल मिलावट ऐसा हो रहा है फूड में। तो इसके लिए क्या है कि हेल्दी फूड खाने का या ऑर्गेनिक फूड खाने का ज़माना अब चलने लगा है कि नहीं, कि ऑर्गेनिक कितने अच्छे से अच्छे खाएं या अच्छा हेल्दी फूड कैसे खाएं, फास्ट फूड से कैसे बचें, ये सब सारी चीज़ें तो आप लोगों को सही सही मायने में या सही तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर, तो इंटर रिलेटेड नहीं, ये फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी होता है एक बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर्स है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, बहुत सारे रिलेटेड एलिमेंट्स है, मतलब एक एलिमेंट नहीं होता है बिजनेस इन्वायरमेंट को, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो एक बिजनेस को क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। अलग अलग कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। जैसे इट इज़ डिफिकल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस ऑन चेंजेस ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस का अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो वो किस वजह से चेंज हो रहा हो सकता है कि इकोनॉमिक के प्रॉब्लम की वजह से चेंज हो रहा हो डिमांड में, या वो नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट सोशल हो सकता है या पॉलिटिकल हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता लगाना होगा किस वजह से हो रहा है इम्पैक्ट और उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो बिजनेस हम लोग बोलते हैं कि बहुत आसान करना है, लेकिन बहुत आसानी से बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस को करने के लिए आप लोगों के पास उस तरीके का नॉलेज, उस तरीके का स्पेसिफिक या उस तरीके का गोल होना चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म को लेकर चलना हो। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म के लिए करना चाह रहे हो तो आप लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, मतलब कि भाई 6 महीना 1 साल किए और आप करोड़पति बन गए, तो ये फंडा नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, और बिजनेस इन्वायरमेंट डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करता है, बिजनेस को। डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए, नॉट स्टैटिस्टिक, मतलब क्या, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, रादर देन इट्स कीप ऑन चेंजिंग। क्या होता है कि डायनेमिक होता है, कीप ऑन चेंजिंग किसको बोलते हैं, डायनेमिक को। वो डायनेमिक रहता है, वो स्टैटिक नहीं रहता है, मतलब एक जगह रुका हुआ है नहीं, या एक ही तरीके का बिजनेस काम कर रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही होता चला जा रहा है, या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है तो इकोनॉमिक अच्छा इन्वायरमेंट है तो इकोनॉमिक का अच्छा इन्वायरमेंट होगा, इस तरीके का नहीं। एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई एक कॉम्पिटिटर आपके सामने आ रहा है, तो आप लोगों को अगर उससे आगे निकलना है तो आप लोगों को उस इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा। जैसे टेक्नोलॉजी, नया नया इन्वेंशन हो रहा है, शिफ्ट इन द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर का सोच बदल रहा है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदल रहा है, तो उस तरीके से इन्वायरमेंट चेंजेस का एग्जाम्पल है डायनेमिक इन नेचर होता है, एक फीचर्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अनसर्टेनिटी बहुत होती है भाई, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, रीजन वाइज कुछ भी डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ साड़ी इज क्वाइट हाई इन इंडिया। अगर बोला जाए कि साड़ीज वगैरह ज़्यादातर कहाँ पहने जाते हैं, इंडिया में, लेकिन बट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन जापान। लेकिन जापान में बहुत कम होते, मिनिमम कोई मिलेगा कि जो आपको साड़ी पहने हुए मिलेगा। सिमिलरली पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया इज डिफर दोज इन इराक। इराक में कुछ डिफरेंट है भाई, हमारे देश का पॉलिटिकल अलग है, हमारे देश का इकोनॉमिक अलग है, दूसरे देश का इकोनॉमी अलग है, तो उस तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट भी सबका अलग अलग होगा। क्लियर।
फिर क्या, मल्टी डायमेंशनल होता है, एक डायमेंशन पर काम नहीं करता है। सेवरल डायमेंशन सच एज माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो मतलब क्या, एक बिजनेस का इन्वायरमेंट, आपके अंदर का बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है। फिर बिजनेस के बाहर आप जो कंट्री में रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, तो वो मैक्रो हो गया, मतलब बड़े लेवल पर। और माइक्रो मतलब आपके कंपनी के अंदर या आपके कंपनी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं। क्लियर। म्यूचुअल डिपेंडेंस रहता है, अब एक ही चीज़ पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है, मतलब क्या, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस और इंटर डिपेंडेंट, की एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहता है। जैसे इकोनॉमिक फोर्स अफेक्ट नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस, दोनों तरीके से इकोनॉमिक फोर्स और नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये अच्छा नहीं हो रहा तो ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा हो रहा तो ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है बिजनेस इन्वायरमेंट का। डाइवर्सिटी, बिजनेस इन्वायरमेंटल इज अ मल्टी फेसिटेड एंड अ डाइवर्स इन नेचर। वो डाइवर्स होता है, मल्टी फेसिटेड होता है, मतलब उसके एक चेहरा नहीं होता है, उसके अनेक चेहरा होता है। मतलब कभी आपका प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी आपका ना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस हो जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो डाइवर्सिटी होता है। नॉन कंट्रोलेबल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का। द फैक्टर एंड द फोर्सेस दैट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, मान लो कि आज अगर कोई साबुन है, सोप है, अगर सोप के मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा है, मोनोपोली का मतलब क्या, कि आप ऐसा बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे हो जो आपके अलावा कोई ऐसा ना कर रहा हो, तो वो चीज़ पॉसिबल आज के ज़माने में उतना उस लेवल पर नहीं है। अगर तो सिंगल बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से या सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पूरा डिमांड में चेंज हो जाए, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज होने से। क्लियर। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ये डायग्राम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटर रिलेशनशिप किस तरीके से बिजनेस और इन्वायरमेंट के साथ है, तभी तो बिजनेस इन्वायरमेंट मिला है, एक मिलकर बना है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आई होप आप लोगों को फीचर्स समझ में आ गया होगा। मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो भी इस पर्टिकुलर हमारे चैनल से पढ़े, तो वो एक प्रॉपर, कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं सच्ची मन से ये बात कहता हूँ कि भाई, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जिस तरीके का कंटेंट मैं दे रहा हूँ, वो ऐसा कोई दे के दिखाए नहीं दिख। सब लोग क्या है, पैसा कमाने के चक्कर में, ठीक है आप कमाओ, लेकिन आप प्रॉपर इन्वायरमेंट, बहुत सारे टीचर्स दे रहे हैं, लेकिन इसमें मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब समझना है। इन्वायरमेंट दोनों, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी क्या निकलता है। मतलब बिजनेस में इनपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है और उसके साथ सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस रिलेटेड है, अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उससे आउटपुट क्या निकल के आया। इन्वायरमेंट दोनों को, इनपुट को भी इफेक्ट करता है, आउटपुट को भी इफेक्ट करता है कि आपके बिजनेस से क्या निकल के आ रहा है, आप बिजनेस को क्या दे रहे हो। फिर फीडबैक, क्या आपका इनपुट का फीडबैक क्या है, आपके आउटपुट का फीडबैक क्या है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका फीडबैक क्या है, आपके बिजनेस का। अब जो इन्वायरमेंट जो बाहर निकल के आपका प्रोडक्ट जा रहा है, वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं फीचर्स के बाद इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस बंदा कर रहा है, अगर उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा, मान लो कि अगर तुम लोग कोई पर्टिकुलर साइंस लिए हो, अगर आप साइंस का इंपॉर्टेंस नहीं समझो कि साइंस में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो फिर आप लोगों का साइंस लेना बेकार है। या आप लोगों ने कॉमर्स लिया है, ठीक है, तो कॉमर्स आप लोग पढ़ रहे हो, तो कॉमर्स आपने क्यों लिया है, ये किस तरीके से आपके लाइफ में एक डायमेंशन दे सकता है, वो चीज़ आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तो फिर वो एक बहुत गलत बात है। तो वो चीज़ समझना जरूरी है। सेम उसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर इंपॉर्टेंस आप दोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप हेल्प कर सकते हो अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हो आइडेंटिफाई, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि फर्स्ट मूव कर सकते हो कोई भी चीज़ों में। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम आता है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट को आप देखते हुए पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। इमेज बिल्डिंग, आप अपनी कंपनी की इमेज को बना सकते हैं। कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, की जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। कंटिन्यूअस लर्निंग अच्छे से कर पाओगे। क्या होगा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, की जो भी रिसोर्सेज वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हो या करना चाह रहे हो, वो अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। गिविंग अ डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, आप अपनी कंपनी के ग्रोथ को डायरेक्शन दे सकते हो अच्छे तरीके से। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, आप उसमें क्या एक मुसीबत आने वाला है, या क्या थ्रेटनेस आने वाला है, या क्या मुसीबत इन द सेंस ऑफ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, वो चीज़ को आप आइडेंटिफाई करके उसको आगे फर्दर डील कर सकते हो। आई होप सो इंपॉर्टेंस भी क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना है तो कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स है, वो कौन कौन सा है। बेनिफिट्स इंपॉर्टेंस से निकल के आता है थोड़ा सा।
फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि अगर आप कोई भी कंपनी में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है या कोई भी चीज़ में आप ऐसा चीज़ बना देते हैं जो पहले किसी ने नहीं बनाया या पहले किसी ने बनाया का बात नहीं, आपने वो चीज़ अडेप्ट कर लिया, मतलब क्या, जो भी इन्वायरमेंट है आपको पता है कि ये आने वाला समय में है और आपने तुरंत वो लागू कर दिया। जैसे मारुति सुजुकी बिकेम द लीडर ऑफ अ स्मॉल कार्स मार्केट। आज क्या है कि देखोगे तो हर 5 या 6 कार में आपको 1 या 2 कार मारुति सुजुकी का मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज करा क्या कि आने वाले समय में क्या होगा कि स्मॉल कार की डिमांड बढ़ने वाली है। और राइजिंग पेट्रोलियम प्राइस एंड द लार्ज मिडिल क्लासेस, कि हमारे देश में मिडिल क्लास बढ़ने वाले हैं, तो मिडिल क्लास बढ़ेंगे भाई तो उन लोगों को सस्ती कारें चाहिए। मतलब क्या, ऐसे कार चाहिए जिसका प्राइस लो हो। क्या हो? उसका प्राइस लो हो। तो अगर लो प्राइस के लिए चाहिए होगा तो वो लोग क्या कि छोटी कार को, इसीलिए मारुति सुजुकी आज इतना बड़ा कंपनी बना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपको वार्निंग पहले ही भांप लेना होगा कि बिजनेस पे क्या आने वाला है, किस तरीके से। तो मैंने न्यू फर्म सेंटर इन मिड सेगमेंट ऑफ अ कार, आप देखो जैसे जैसे धीरे धीरे मिडिल क्लास लोग हमारे देश में बढ़ने लगे, पर कैपिटा इनकम थोड़ा बहुत आने लगा लोगों के पास, तो मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा हो गया, तो बहुत सारे कार की कंपनी आई। लेकिन मारुति उद्योग क्या किया, जो मारुति सुजुकी का था वो इंक्रीज कर दिया अपना प्रोडक्शन, 3 मतलब का 3 टाइम्स कर दिया। इसका मतलब क्या कि वो जैसे देखा कि भाई बहुत सारे बिजनेस कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, तो भाई हम क्या करते हैं, तेज भागना शुरू कर देते हैं। तो ये बात है। तो जो अर्ली वार्निंग सिग्नल है उसको आप कैसे पहचाने, वो एक बेनिफिट है इन्वायरमेंट का, बिजनेस इन्वायरमेंट का। कस्टमर फोकस, कस्टमर पर फोकस कीजिए कि कैसे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दे पाएँ। जैसे हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, ठीक है। तो सेवरल अदर FMCG कंपनीज लॉन्च अ स्मॉल सैचेट ऑफ अ शैम्पूज। आप जैसे देखो, शैम्पू पहले बड़े पैकेट में आता था, शैम्पू पहले बड़े पैकेट में आता था, लेकिन जैसे ही देखा गया कि भाई FMCG जो भी कंपनी थी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो भी ऐसे गुड्स जो बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली कंज्यूम किए जाते हैं लोगों के द्वारा, जिसे फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि 1 रुपया का शैम्पू, 1 रुपया का छोटा वाला 1 रुपया वाला शैम्पू ये लॉन्च कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को ये लग रहा है कि सस्ता है, कंज्यूम तो उतना ही कर रहे हैं। एक बार 400 रुपये या 200 रुपये देके वो शैम्पू बड़ा वाला नहीं ला सकते हैं, तो 1-1 रुपया वाला शैम्पू ला दिया गया भाई। तो क्या हो गया, ये बहुत बड़ा चेंजेस था। कस्टमर पर फोकस किया, कस्टमर के हिसाब से, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब फैमिली हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाए वो ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे ITC जो रियलाइज दैट देर इज अ वास्ट स्कोप ऑफ ग्रोथ इन अ ट्रैवल, कि ट्रैवल में बहुत ज़्यादा स्कोप है, या टूरिज्म इंडस्ट्री भारत में बढ़ने वाला है, ठीक है। तो एंड द गवर्नमेंट इज कीप टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट भी चाहेगी कि प्रमोशन हो ताकि विदेश के लोग हमारे देश में घूमने आए और हमारी संस्कृति को जाने। तो बिकॉज ऑफ दिस इट्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज ITC प्लान्ड अ न्यू होटल्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, कि ये क्या किया कि होटल्स वगैरह खोलने लगा। तो क्या हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री का स्कोप देखा, स्ट्रैटेजी बनाया, फॉर्मुलेशन बनाया, उसे लागू कर दिया। क्लियर। पब्लिक इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि मतलब जो भी बेनिफिट है, पब्लिक इमेज का बेनिफिट मिलता है, आप लोग इसे उठा सकते हैं। लीडिंग कंपनीज है रिलायंस है, रिलायंस का क्या एक इमेज बन गया, ICICI बैंक का क्या इमेज बन गया। तो इन्होंने एक सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव टू द इन्वायरमेंटल फोर्सेस थ्रू द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, की इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक इमेज बनाया, जो कि उनके बिजनेस में बहुत फायदा दे रहा है कि नहीं। आज उनके शेयर्स क्या है कि 2000-3000 गुना बढ़ गया है पहले से। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर्स का दाम बढ़ने का मतलब क्या है, इनका इमेज बहुत अच्छा है। क्लियर। तो ये एक क्या है, बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट। तो आई होप सो डायरेक्ट बेनिफिट भी आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप लोग एक बार जाके फिर से देख सकते हैं, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है कि भाई डायमेंशन किस किस तरीके का होता है। तो हमने 2 तरीके का डायमेंशन शुरुआत में ही डिस्कस करा कि बिजनेस इन्वायरमेंट का 2 तरीके का 2 टाइप्स मेनली होते हैं, कि माइक्रो डायमेंशन होता है, एक क्या होता है कि मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब छोटे लेवल पर जो आपके कंपनी से रिलेटेड कर रहा हो, जो अपने कंपनी से रिलेटेड है। माइक्रो जो आपके कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मतलब आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है लेकिन आपके कंपनी से रिलेटेड नहीं। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपके कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या कंसिस्ट ऑफ जनरल फैक्टर जो सारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा हूँ। ये क्या है, सिर्फ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपके चीज़ों से। और ऐसा जो इकोनॉमिक इश्यूज है वो लगभग सारे बिजनेस को, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल फोर्सेस, ये सब सारे क्या है कि बड़े पैमाने पर बहुत सारी कंपनीज को मतलब इम्पैक्ट करते हैं, या उनके बिजनेस इन्वायरमेंट को,
इस इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है। तो ठीक है, ये छोटे लेवल पर और ये बड़े लेवल पर। क्लियर। तो अब आते हैं माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। मैक्रो environment refers to those internal and external forces which exercise a direct influence on the working and performance of इंडिविजुअल बिजनेस इन्वायरमेंट। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक होता था, तो यहाँ के अगर कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस को अगर कोई इम्पैक्ट कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, तब वो क्या हो गया, कौन सा इन्वायरमेंट हो गया। अगर एक ही बिजनेस को कर रहा है, वो पर्टिकुलर मान लो कि एबीसी बिजनेस है, एबीसी बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट और अ टास्क इन्वायरमेंट, की ये टास्क इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। दो होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों को अच्छे तरीके से, ये कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट है। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स विच एग्जिस्टिंग इन अ बिजनेस, कि कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस है, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, अब वो बिजनेस क्या कर रहा है कि उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम या बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या इंटरनल फैक्टर की वजह से उसका बिजनेस पे के इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो कंपनी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर। कंसिडर कंट्रोलेबल बिकॉज इंटरप्राइजेज हैज कंट्रोल ओवर द फैक्टर, और इसे एक कंट्रोलेबल फैक्टर माना गया क्योंकि ये बिजनेस के अंदर होता है। तो बिजनेस जो मैन होता है, ये बंदा मान लो ये बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, आई होप तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेन इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है जो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को। कॉर्पोरेट कल्चर का कल्चर क्या, आपके बिजनेस के अंदर का कल्चर क्या है, मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस का, कि आप क्या करना चाहते हो एक साल में, एक साल का प्लान क्या है, 5 साल का प्लान क्या है, 10 साल का प्लान क्या है, 15 साल का प्लान क्या है, वो सब सारा ऑब्जेक्टिव। टॉप मैनेजमेंट लेवल आपका कैसा है, जो ऊपर बैठे हुए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, और नीचे होता है सब ऑर्डिनेट, फिर नीचे लेबर ग्रेड के लोग, तो वो सब सारे का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, पावर स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आप किस तरीके से पावर ऑटोनॉमी दे के रखे हैं लोगों को। कंपनी का इमेज कैसा है, ब्रांड इक्विटी, आपका ब्रांड का वैल्यू कितना है, क्योंकि आप एक बार ब्रांड बना लेते हो तो फिर आप लोगों को ज़्यादातर लोगों के सामने कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज किस तरीके से आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो ये सब सारे क्या इंटरनल है, जो कंपनी के अंदर होते हैं, मतलब कंपनी के अंदर। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या आते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस आर दोज फैक्टर विच रिफर्स to those individuals, वैसा business individuals or a group or agency which a particular business organization comes into a direct and frequent contact in the course of functioning, कि उसके फंक्शन में दिक्कत आता है, मतलब वो कंपनी के अंदर नहीं होता लेकिन उससे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी वजह से वो इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे मान लो कस्टमर क्या एक बिजनेस से रिलेटेड है, तो अगर वो बिजनेस जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इसकी वजह से, कस्टमर की वजह से हो रहा है, मतलब कस्टमर नहीं चाह रहा, कस्टमर का प्रेफरेंस बदल गया, तो आपको कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से काम करना होगा, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि उस बिजनेस से रिलेटेड है। कॉम्पिटिटर, मान लो कि आपका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा काम कर रहा है या बहुत खराब काम कर रहा है, तो उस तरीके का फैक्टर। सप्लायर, आपका सप्लायर गड़बड़ है, सप्लायर क्या बोलता कुछ और है, देता कुछ और है। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी, जो आपका मिडिल मैन है, जो आपके मान लो कि आप बिजनेस को कर रहे हो आप, लेकिन किसी के थ्रू बिजनेस कर रहे हो, ये जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, मान लो ये कर रहा है लेकिन यहाँ कर रहा है फिर यहाँ दे रहा है, मतलब ये इससे बिजनेस कर रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा, डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली यहाँ कर रहा है, डायरेक्टली मतलब समझ रहे, इनडायरेक्टली कर रहा है लेकिन एक तरफ से डायरेक्टली भी कर रहा है। तो ये इंटरमीडिएटरी आपका किस तरीके से, आपका फाइनेंसर, आपका बैंक, आप जहाँ से पैसा ले रहे हो वो फैक्टर काम करता है कि आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है। पब्लिक की, टोटल पब्लिक जितने भी खरीदा जा रहा है, या पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है, वो सब सारा क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। आई होप तो ये बात क्लियर होगा, या माइक्रो इन्वायरमेंट क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, मैक्रो में। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू अ जनरल इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट जो रिमोट इन्वायरमेंट होता है विद इन विच द बिजनेस फर्म्स एंड फोर्सेस इनटू अ माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेट, की जो भी बिजनेस माइक्रो में ऑपरेट होता है उसको इम्पैक्ट करता है, विच डज नॉट डायरेक्टली और रेगुलर इंटरैक्ट विद अ मैक्रो इन्वायरमेंट, देयरफॉर मैक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इनडायरेक्ट एक्शन, कि वो डायरेक्टली किसी को इफेक्ट नहीं करता है, मतलब डायरेक्टली किसी एक को इफेक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली किसी एक इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन या बिजनेस को इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि वो इनडायरेक्टली करता है लेकिन करता है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मान लो कि क्या हो गया, आज के ज़माने में इन्फ्लेशन बढ़ गया घट गया, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ा है घटा है, तो ये इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सभी बिजनेस पर हुआ है, जितने भी बिजनेस उस चीज़ से रिलेटेड हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है। क्लियर। उसके बाद क्या, सोशल इन्वायरमेंट, अगर मान लो कि सोशल, अगर कुछ मान लो कि उत्तराखंड है,
उत्तराखंड में अगर कोई दो गुटों के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है, या उस तरीके का सोशल इन्वायरमेंट यहाँ अच्छे तरीके से नहीं, तो क्या यहाँ का बिजनेस अच्छे से रन कर पाएगा? नहीं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होता चला जा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, तो वो किसके हाथ में है? वो किसी बिजनेस के हाथ में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है कि नहीं? उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब उस देश का, जिस देश में आप बिजनेस कर रहे हो इंडिया में, तो इंडिया का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है? आप यूएसए में कर रहे हो तो यूएसए का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है? वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से हैं? लीगल की जो भी पॉलिसीज, टैक्सेस का रूल्स एंड रेगुलेशन है, टैक्सेस का फॉर्मेशन है, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है? तो वो मैक्रो इन्वायरमेंट है, क्योंकि वो ज़्यादातर सभी कंपनी या उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी चेंज हुआ, उससे रिलेटेड जो भी सारे बिजनेस है, उसको इम्पैक्ट हो रहा है। क्लियर? आई होप सो मैक्रो इन्वायरमेंट भी क्लियर होगा। अब क्या इसका थोड़ा सा ये है, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इसको एक एक कर हम लोग समझते हैं कंपोनेंट ऑफ माइक्रो। ये माइक्रो नहीं है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे एक एक कर पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट करता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर कंसर्निंग द प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में ये काम करेगा। इन द सेंस क्या, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, कि हमारा नेचर किस तरीके से, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, प्रॉपर्टी राइट कैसा है, ओनरशिप किस तरीके से दिया जाता है, हमारा प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, कौन तय कर रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे, 5 ईयर प्लान है, एनुअल बजट क्या भारत सरकार ला रही है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, की पब्लिक सेक्टर किस तरीके से काम कर रही है, जो भी बैंक है या बिजनेसमैन है, प्रोडक्शन रिलेटेड। फिर क्या, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी, मतलब क्या, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर किस तरीके से है, पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, तीनों सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सब सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, जो इम्पैक्ट करता है बिजनेस को, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट किस तरीके से बढ़ रहा है, कि जो भी इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स वगैरह देता है। क्लियर? इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसा है हमारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कौन? सरकार, गवर्नमेंट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाती है? आरबीआई लाती है। बैंकिंग सिस्टम, तो वो सब सारा इकोनॉमिक चेंजेस है। इकोनॉमिक इंडिसेस कैसा है हमारा, जीएनपी कैसा है हमारा, पर कैपिटा इनकम हमारे देश का कितना है, रेट ऑफ सेविंग क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, टैक्स रेट क्या है, वो सब सारा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। तो ये सब आप लोग पॉइंट थोड़ा थोड़ा याद रखना है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है हमारा, कम्युनिकेशन कैसा है, डिग्री ऑफ कंपटीशन किस तरीके का है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक्सरसाइज द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस, और ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसीलिए मैं बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछ लिया जाएगा कि इकोनॉमिक फैक्टर को आप या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के फैक्टर को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताइए कि क्यों वो माइक्रो और किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को। सोशल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें आते हैं। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल एंड कल्चर फोर्सेस विद अ बिजनेस फर्म ऑपरेट, की जो भी बिजनेस फर्म ऑपरेट हो रहा है, जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस, कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, मेल को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो, फीमेल को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो, इनकम मोबिलिटी क्या है जिस जगह आप कर रहे हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो सब सारा चीज़ डिपेंड करता है। सोशल एट्रीब्यूट, कस्टम, ट्रेडिशन क्या है, रिचुअल्स क्या है, कल्चर क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है। सोशल कंसर्न, आपका पोल्यूशन कैसा है, करप्शन कितना है, स्टेटस ऑफ वुमेन्स और माइनॉरिटीज कैसा है, फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज क्या है, एजुकेशन लेवल एंड अवेयरनेस ऑफ राइट्स कैसा है, कि एंड वर्क एथिक्स, की लोग वर्क करना किस तरीके से एज अ मोरल व्यू से समझते हैं, काम को धर्म मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यहाँ धर्म को दूसरी बात से किस तरीके से वो सारे चीज़ों को इंटरलिंक। तो ये सब सारे क्या होगा, सोशल इन्वायरमेंट जो एक बिजनेस के इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, वो एक मैक्रो इन्वायरमेंट है। तो सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस पॉपुलेशन एंड इनकम लेवल अफेक्ट द पैटर्न ऑफ डिमांड, की पॉपुलेशन का चेंज और इनकम का चेंज ज़्यादा करता है डिमांड में। मतलब मान लो कि इनकम बढ़ेगा, अगर किसी भी या इंडिविजुअल का या कंट्री का इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा सामान को खरीदेंगे। तो आई होप सो सोशल इन्वायरमेंट भी कंप्लीट होगा। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये भी तो हमारे हाथ में होता नहीं है, ये लगभग सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, जो भी रिलेटेड रहता है। तो क्या है, ये एक मैक्रो इन्वायरमेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ स्टेट टेक्नोलॉजी, की जो भी रेशियो में या रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो रहा है जो डेवलप कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री, आज क्या हो रहा है, रोबोट यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रोबोट की वजह से अब टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो उसी तरीके से आपको भी बिजनेस
इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना होगा टेक्नोलॉजी को। जैसे डिजिटल वॉच रिजल्टेड इज द डेथ ऑफ ट्रेडिशनल वॉच। जो भी ट्रेडिशनल वॉच था वो अब ज़्यादा लोग नहीं खरीदते, ज़्यादा लोग क्या खरीदते हैं, डिजिटल वॉच। जैसे केबल टीवी वॉच हैज़ अफेक्टेड, क्या किया, केबल टीवी अफेक्ट रेडियो और सिनेमा को, है कि नहीं, क्योंकि जब से टीवी वगैरह आ गया, जब से ये वेब सीरीज आने लगा है, जब से ये नेटफ्लिक्स अमेजोन वगैरह आने लगा है, तो ये सब सारे क्या किए, इम्पैक्ट किया गया। तो ये टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, और ये कौन सा इन्वायरमेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अरे मजा लेके पढ़ो भाई, कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं, कूल इन्वायरमेंट करके पढ़ो, अच्छा लगेगा। फिर फोर्थ क्या हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो आप लोग जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या, हमारा संविधान किस तरीके से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे है। अब जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, अब जैसे यूके में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का रिलेशन सेंटर के साथ किस तरीके से, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पॉलिटिकल फिलॉसफी किस तरीके से, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, क्या वहाँ की सरकार स्थिरता बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हर बार सरकार चेंज होते चली जा रही है। पार्टी सिस्टम कैसा है, इलेक्शन कैसा हो रहा है, फंडिंग कैसा हो रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन कैसा है, फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से, डिफेंस पॉलिसी कैसे है, रिलेशन ऑफ द कंट्री कैसे है अदर कंट्री से। जैसे मान लो कि अगर बोला जाए कोको कोला एंड IBM, दो कंपनी वे आर फोर्स्ड टू लिव इन इंडिया, forced to leave India due to a very strict policy of government of India 1977। ये 3 साल क्या हो गया, 3 साल छोड़ के जाना पड़ा था। IBM, और IBM कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, और एक कोको कोला। तो ये दोनों कंपनी किस तरीके से इफेक्ट किया किसको, कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से वो लोग गए ना, उन लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी था हमारी, ठीक है। जैसे बेंगलोर हैदराबाद बिकेम अ मोस्ट पॉपुलर IT हब बन गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वहाँ की सरकार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे बहुत साथ दी है। इसका मतलब क्या है, जहाँ टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट साथ दिया गया सरकार वहाँ बढ़ा, है कि नहीं। अब लीगल रेगुलेशन किस तरीके से है, हमारा राइट्स ड्यूटीज किस तरीके से है, लॉ ऑफ कंसर्निंग प्रमोशन कैसे दिया जा रहा है, ऑपरेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस किस तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है कि नहीं, अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉज कि लॉज में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिक्टनेस रहेगा तो बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। जुडिशियल सिस्टम हमारा कैसे है, हाई कोर्ट कैसे काम कर रहा है, हाई कोर्ट कैसे काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है, कि कोई भी बिजनेस से अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो कितने अच्छे तरीके से उसे डील कर रहा है। इन रिसेंट ईयर सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन हैज टेकन प्लेस, वेरियस लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए हैं, जिससे क्या किया गया, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग रैंकिंग बहुत अच्छा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या, कि वैसे कि जो बिजनेस करने का इन्वायरमेंट भारत देश में बहुत अच्छा हुआ है, और खास करके कब हुआ, 1991 से। 1991 जब LPG रिफॉर्म आया था। LPG रिफॉर्म आया था क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था, तब से हमारा देश थोड़ा सा ओपन मार्केट, नाउ कंपनीज इन अ फॉरेन कंट्रीज कैन डायरेक्टली इशू शेयर्स इन इंडिया। अब क्या कि बाहर की कंट्री भी हमारे देश में शेयर्स बेच सकती है, और हम लोग शेयर्स ले सकते हैं, मतलब यहाँ के लोग, भारत के लोग ले सकते हैं, अब फॉरेन की कंट्री शेयर्स को बेच सकती है। तो ये सब सारी फैसिलिटी क्यों हुआ, क्योंकि हमारा लीगल फ्रेमवर्क रेगुलेटरी और अच्छा हुआ, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को पांचों चीज़ें क्लियर होंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इम्पोर्टेंस किस तरीके से काम आता है। या फिर हम लोगों ने 2 डायमेंशन ऑफ बिजनेस पढ़ा कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, और हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि माइक्रो का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। तो ये दोनों चीज़ें तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसी बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्वॉट एनालिसिस को, कि स्वॉट का एनालिसिस किस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस किस तरीके से अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकता है, मतलब अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ को देख सकता है, वीकनेस को देख सकता है, अपॉर्चुनिटी को देख सकता है, थ्रेट को देख सकता है। अगर ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें अगर कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड देख रहा है, तो वो बिजनेस बहुत आगे जाएगा, अगर वो इन चारों चीज़ों को अगर स्वॉट एनालिसिस को लेकर चलता है तो और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, एक बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे भी आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।